कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार नाव लेकर छुट्टियां मनाने गया था। वहीं बच्चों की मां तैरने के लिए समुद्र में कूद जाती है, लेकिन जब वह पानी पर तैरते हुए आराम कर रही होती है, तभी उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह ध्यान से आसपास देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए वह सोचती है कि शायद यह उसके मन का भ्रम है। कुछ देर बाद उसे फिर वही एहसास होता है। इस बार भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और तुरंत नाव की ओर तैरने लगती है। तभी पानी उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी बेटी कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उधर बेन अपने पिता के साथ मछली पकड़ने में व्यस्त था। जूलिया किसी तरह पानी की सतह पर बने रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह में पानी चले जाने के कारण वह ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद डॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा है। वह पूरी नाव में उसे खोजता है और तभी देखता है कि उसकी पत्नी मुसीबत में है। वह बच्चों को पुकारता है और नाव को उसी दिशा में ले जाकर पानी में कूद जाता है। वह जल्दी से जूलिया के पास पहुंचकर उसे संभालता है और बोर्ड के सहारे नाव के पास लाता है। बच्चे दोनों को खींचकर नाव पर चढ़ा लेते हैं। वहां सभी मिलकर जूलिया को शांत करते हैं। जूलिया खुद को यह कहकर दिलासा देती है कि शायद समुद्र की लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात में वे सभी मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी केसी के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल पर दिखाता है कि पूरा शहर घने काले बादलों से ढक गया है। तभी कॉल अटक कर कट जाती है। वह इस घटना के बारे में अपने परिवार को बताती है, लेकिन वे सोचते हैं कि शायद जमीन से बहुत दूर होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तभी वे सभी नाव के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। बाहर देखने पर पता चलता है कि कई विशालकाय व्हेल मछलियां उनकी नाव के आसपास के पानी में तैर रही हैं। टॉम सबको बताता है कि व्हेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रखकर चलती है, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आता है तो वे भ्रमित हो जाती हैं। अचानक उनकी नाव जोर से कांप उठती है और बेन उछलकर गिर जाता है। ये देखकर वह यह जांचने के लिए समुद्र में कूदता है कि कहीं नाव को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। कुछ देर बाद वह फिर पानी की सतह पर आ जाता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बहुत गहरा घाव हो चुका होता है। वे वहीं उसका घाव सिल देते हैं। तब वह सबको बताता है कि पानी के नीचे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव है। जब वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रहा था, तभी प्रोपेलर से टकराकर उसके कंधे पर कट लग गया। वह यह भी कहता है कि वहाँ जो भी था वह बेहद विशाल था। अब उन्हें साफ दिखने लगा था कि उनकी नाव को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। जूलिया रेडियो पर बार बार कोशिश करती है और केसी अपने फोन में सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। ठीक उसी समय केसी उस अजीब से प्राणी को देख लेती है और जोर से चिल्ला उठती है, लेकिन वह तो उसका भाई बेन ही होता है जो मास्क पहनकर उसके साथ मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद उनकी नाव पूरी तरह बंद हो जाती है और वे सभी समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। तभी जूलिया को रेडियो में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज इतनी टूट टूट कर आ रही होती है कि वे कुछ भी समझ नहीं पाते। टॉम सबको बताता है कि उनके पास अब सिर्फ 4 दिन का ही खाना बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। उसी समय दूसरी नाव के रडार पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वे सभी एक विचित्र आवाज सुनते हैं। बाहर आकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि कई उल्काएं सीधे समुद्र में गिर रही हैं। जहां जहां वे उल्काएं गिर रही थीं, वहां जबरदस्त और भयानक विस्फोट हो रहे थे। तभी कुछ और उल्काएं उनके आसपास आकर गिरती हैं। ये देखकर वे तुरंत नाव का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इंजन चालू भी हो जाता है, लेकिन तभी एक और बहुत बड़ी उल्का उनकी नाव के बिल्कुल पास गिरती है। तब उन्हें समझ में आता है कि जो आग के गोले पानी में गिर रहे हैं वे उल्काएं नहीं बल्कि सैटेलाइट हैं। उसी समय उन्हें अपनी नाव से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जब वे ठीक से जांच करते हैं तो पता चलता है कि नाव का इंजन खराब हो चुका है। बाहर बहुत तेज तूफानी हवा चल रही थी, इसलिए वे सभी नाव के अंदर चले जाते हैं। किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि नाव का कंपास बेतरतीब घूम रहा है। उनकी नाव जोर जोर से कांपने लगती है और डगमगाने लगती है। इस बार उन्हें चोट भी लग जाती है। ऊंची ऊंची समुद्री लहरें
उनकी नाव को जोर से पटक रही थी। टॉम बहुत मुश्किल से बाहर जाकर लाइफ जैकेट लेकर आता है। तभी अचानक नाव की पूरी बिजली चली जाती है। तुरंत ही वे लो पावर बोर्ड का स्विच दबाते हैं और फिर से लाइट आ जाती है। तभी बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है और उसे चक्कर आ रहे हैं। वहीं केसी सिंक के पास जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो हाथ में लेकर केसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिल पाता। उसी समय कहीं से बहुत तीखी और अजीब आवाजें आने लगती हैं और बाहर की हवा और भी जोर से चलने लगती है। तार इतनी तेज होती है कि नाव की खिड़कियों के कांच टूटने लगते हैं। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी ही देर में पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वे सभी बेहद घबराए हुए होते हैं। वे सोच रहे थे कि शायद वे उस तूफान से बच गए हैं, लेकिन उनकी नाव का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था। इसके बाद जब वे नाव से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का सारा पानी गायब हो गया है और उनकी नाव एक सूखी जगह पर फंसी हुई है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कोई अपने फोन में सिग्नल चेक करता है, लेकिन बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। वहीं बेन मरे हुए केकड़ों से खेल रहा होता है। जब वे पास को ठीक से जांचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ उल्टा हो गया है। ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। जेसी अपने बॉयफ्रेंड की चिंता में टूट जाती है। ये देखकर जूलिया उसे सांत्वना देने आती है, लेकिन केसी उससे दूर चली जाती है। जूलिया और टॉम देखते हैं कि उनके पास कौन कौन सी जरूरी चीजें बची हैं। बे अपने बर्थडे के गुब्बारों को हवा में छोड़ देता है ताकि आसपास अगर कोई हो तो उन्हें देखकर समझ सके कि यहाँ लोग हैं। टॉम रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी उनका संपर्क एक आदमी से होता है जिसका नाम नाव था। वह एक सबमरीन का कप्तान था और उसकी सबमरीन भी सूखी जगह पर फंस गई थी। वह बताता है कि मैग्नेटिक पोल शिफ्ट शुरू हो चुका है। इसी वजह से समुद्र पीछे हट गया है और समतल इलाके डूब गए हैं। वह कहता है कि अब तक उसने अपने जैसे किसी भी सर्वाइवर को नहीं देखा। सभी संचार प्रणालियां नष्ट हो चुकी थीं। लेकिन वह यह भी बताता है कि बहुत जल्द ये मैग्नेटिक पोल फिर से घूम जाएंगे और शायद 1 हफ्ते के भीतर समुद्र वापस आ जाएगा। वह उस परिवार को चेतावनी देता है कि जितना हो सके उतनी ऊंची जगह पर चले जाइए, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बहुत ही भयानक होगा। वह बताता है कि उसका पार्टनर इसी गर्मी में मर गया था। इस सबमरीन में केवल 3 लोगों के लिए ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे विनती करते हैं कि कृपया हमारे बच्चों को बचा लीजिए। इसके बाद वह उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में ठीक से बताता है। जब वे सही से हिसाब लगाते हैं तो समझ में आता है कि सबमरीन तक पहुंचने में उन्हें लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। तब वह अपने परिवार के सभी लोगों से कहती है कि आज तुम सब अच्छे से आराम कर लो। अगले दिन सुबह वे सभी जरूरी सामान समेट रहे होते हैं। तभी पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वे देखते हैं कि वह एक लंगड़ा आदमी था जिसके हाथ में एक भाला था और उसके साथ एक कुत्ता भी था, जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं। ये देखकर वे उसके पास जाते हैं और उसे पानी की बोतल देते हैं, लेकिन वह आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है। बाद अचानक वह आदमी बोतल से टॉम के सिर पर जोर से वार करता है और फिर उसे जोर से लात भी मारता है। ये देखकर जूलिया डरकर उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में भाला घोंप देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है। जूलिया उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उस पर भाला फेंक देता है, जिससे जूलिया के कंधे में चोट लग जाती है। किसी तरह दर्द सहते हुए जूलिया नाव तक पहुंच जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि यहाँ से छिप जाओ। फिर वह नाव का दरवाजा बंद कर देती है। केसी डरकर सोफे के नीचे छिप जाता है। जूलिया उन्हें एक फ्लेयर गन देती है और खुद हाथ में एक चाकू लेकर बाथरूम में घुस जाती है। वह आदमी वहां आकर जोर जोर से नाव के दरवाजे पर धक्के मारने लगता है और आखिरकार अंदर घुस आता है। पहले वह कुछ खाना खाता है और फिर नाव के अंदर इधर उधर तलाश करने लगता है। इसके बाद वह बाथरूम की ओर बढ़ता है, लेकिन जूलिया होशियारी से एक छोटे से छेद के रास्ते बाहर निकल चुकी होती है। वह आदमी सोचता है कि शायद वह यहाँ से भाग गई है। जैसे ही जूलिया बाहर निकलने लगती है, तभी उस आदमी का कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता जूलिया पर झपट पड़ता है। तब जूलिया अपने चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की आवाज सुनकर वह आदमी भी बाहर आ जाता है। जब वह अपने कुत्ते की हालत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसी समय जूलिया नाव के दूसरी तरफ से अंदर घुसने की कोशिश करती है,